कैपिटल गेन को हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने यस सर। सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 कंप्लीट किया था। अब इसको हम आगे लिख रहे हैं, तो मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप। लिखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 50C। ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन in case of land and building लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे आएगा। ठीक है, लिखो इस पे। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV more than 110% of actual consideration केस नंबर 1 है। तो बच्चों ये जो SDV होगा वो बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। केस नंबर 2, if SDV less than equal to 110% of actual consideration ठीक है। तो इस केस में जो एक्चुअल कंसिडरेशन होगा वो बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं कहानी है क्या। हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक SDV होता है बच्चों। ठीक है, अगर उस SDV से कम पर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो SDV आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। देखिए जैसे मान लो एक ही प्रॉपर्टी है, मैं इसे सेल कर रहा हूं 2020-21 में। इस प्रॉपर्टी का जो SDV है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो है 50 लाख और मैंने इसको सेल किया है, मेरा सेल वैल्यू है 10 लाख। सस्ते में बेच रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहती है सस्ते में क्यों बेच रहा है भाई। मैं कहा मेरी मर्जी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तेरी मर्जी, सस्ते में बेच, क्योंकि मैं चाहता हूं कैपिटल गेन ना आए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अगर तूने SDV से कम पर बेच दिया तो ये जो SDV है वो क्या बन जाएगी आपके लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पर इसमें 10% का वेरिएशन चल सकता है। इसमें 10% का वेरिएशन चल सकता है। मतलब
मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपका सेल कंसिडरेशन 10% ऑफ एचडीवी के बराबर है तो फिर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा एचडीवी के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखो बच्चों ताकि ये पूरी कहानी समझ में आए आपको। एक टेबल इंसर्ट करवाता हूँ मैं। टेबल नहीं आ सकती क्या इसमें? लिखो इसमें, ये आपका है सीरियल नंबर, ये है एक्चुअल कंसिडरेशन, ये है एसडीवी, और ये है वर्किंग, और ये होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहला केस नंबर 1, मान लो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है बेटा 100 रुपीज, एचडीवी है आपका 120। तो चेक करो बेटा, 100 मल्टीप्लाई 1110% कितना हो गया? ये 1110 हो गया। अब मैं इसको एचडीवी को कंपेयर करूंगा किसके साथ में? इस 1110 के साथ में, क्योंकि ये जो 100 है इसको मैं यहां लेके आया हूं, इस 100 को मैं यहां पे लेके आया हूं। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर बताओ इन दोनों में हायर कौन सा आ रहा है? हायर आ रहा है आपका 120। तो अब चेक करो, इफ, ऊपर देखो बेटा, इफ एचडीवी ज्यादा हो जाए 1110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन के, तो एचडीवी क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इस केस के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? एचडीवी मतलब कितना? 120। बताओ बच्चों, क्या आपको ये पहली बात समझ में आई? हम्म। दूसरी बात देखिए, सेकंड वाला देखिए बेटा, एक्चुअल कंसिडरेशन आपका 100 है, एचडीवी आपका 107 है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? फिर से इस एक्चुअल कंसिडरेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? एचडीवी के साथ। तो 100 मल्टीप्लाई 1110% इक्वल टू कितना आएगा? 1110 आएगा। अब इसको तो मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, ये देखो यहाँ पर आ गया ये। अब कंपेयर किसके साथ होगा? इसको कंपेयर किया जाएगा
इसके साथ। चेक करो बच्चों, ज़्यादा कौन सा है, हायर कौन सा है। हायर आ रहा है बेटा आपका 1110 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है, देखना ध्यान से, ये जो अमाउंट है ये क्या बन जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो एक्चुअल कंसिडरेशन इक्वल टू 100। तीसरा केस बना लेते हैं वैसे ही छोटा सा। ये 100 है, ये 80 है। अब ये वर्किंग की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि एक्चुअल कंसिडरेशन आपका एचडीवी से ज़्यादा हो गया। ये तो वैसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो 100 ही क्या होगा आपका, 100 ही क्या बन जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ जी, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं सबको ये बात समझ में आई। बोलो बच्चों। अब लिखते हैं नेक्स्ट। एक नोट लिखो बच्चों, नोट। ये नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एज इट इज आता है। ये कह रहे हैं नॉर्मली, नॉर्मली एचडीवी कंसिडर on date of registration but under section 50C क्या बोलता है, if date of agreement and date of registration are not same, then SSC can take SDV on date of agreement if he received consideration he received consideration full or part up to डेट ऑफ एग्रीमेंट। सर ये क्या लिखाई जा रही है बेटा, लिख लो सब समझ में आएगा। इन एनी मोड अदर देन कैश।
ठीक है बच्चों, एनी मोड अदर देन कैश। लिखो जल्दी से, अब मैं समझाता हूं ये क्या है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बेटा, एक प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, तो प्रॉपर्टी क्या हाथ के हाथ परचेज होती है क्या? नहीं सर। 2019, या इसे पूरा लिखते हैं, डेट लिखते हैं, 1 जुलाई 2019 में मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने का डेट ऑफ एग्रीमेंट किया। लिखना नहीं, एग्जाम्पल अलग लिखवाऊंगा आपको मैं, सर समझा रहा हूं। ये डेट ऑफ एग्रीमेंट किया 1 जुलाई 2019 को, और ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है बेटा 1 जनवरी 2021 को। 1.5 साल पहले प्रॉपर्टी की बात हुई थी, आज मेरे पास प्रॉपर्टी आई है। यह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग डेट है। इस डेट का जो एसडीवी है, क्योंकि एसडीवी बेटा हर 3 महीने में आता है नया, ये एसडीवी बेटा मान लेते हैं 100 रुपये हैं, और ये एसडीवी आपका बढ़ गया और बढ़कर हो गया 130 रुपये। तो आपको कौन सा एसडीवी लेना है, ये लेना है या ये लेना है? नॉर्मली बेटा हमेशा ये लिया जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्री का, पर लोग कहता है कि अगर आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री अलग अलग है, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग है, तो उस केस में आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसडीवी ले सकते हैं। ये एसडीवी आप ले सकते हैं। इस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिला है अदर देन कैश। अदर देन कैश कंसिडरेशन मिला आपको, तभी ये लोगे आप। अगर कैश में मिलेगा कंसिडरेशन आपको तो ये नहीं ले सकते आप। नॉर्मल सी बात, गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है आपको? गवर्नमेंट कह रही है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, तो आप कुछ ना कुछ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का और डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसडीवी में कौन सा एसडीवी लोगे आप? कि आप डेट ऑफ रजिस्ट्री का एसडीवी लेते हो नॉर्मली, तो एग्रीमेंट का हम कंसिडर कर लेंगे यदि डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन कुछ ना कुछ अदर देन क्या मिल रहा है आपको, कैश मिल रहा है, तो ये कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ अदर देन कैश मिल रहा है तो ये कंसिडर कर लिया जाएगा। अब पढ़ो मैंने क्या लिखवाया। नॉर्मली डेट कंसिडरेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में होता है, बट इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग है, then the SSC can take SDV on date of agreement if he received consideration full or part up to the date of agreement in any mode other than cash। सिंपल है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, एकदम आसान सी बात बोली है इन्होंने। फिर देखते हैं। नॉर्मली एसडीवी कंसिडर ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट अंडर सेक्शन 50C डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम, अलग अलग हैं। देन एसएससी कैन टेक एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ he received consideration full or part up to the date of agreement if any mode other than
कैश। तो कुल मिला के सिंपल सी बात कौन सी है बेटा, कौन सा लेना है आपको, लेना कौन सा है, एग्रीमेंट का लेना होता है, पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना होता है। डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी ले सकते हैं यदि आपको कुछ ना कुछ अदर देन कैश मिल गया हो। तो इस पूरी बात के ऊपर आपको एक क्वेश्चन लिखना है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो इस पे, इस पूरी कहानी पे लिखो एक क्वेश्चन। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूरी कहानी के ऊपर। फिर से अपने को बुलाना पड़ेगा टेबल एक। ठीक है, लाइनें तो मैं वैसे ही मार देता हूं यार, टाइम लगेगा इसमें। देखो बच्चों, आपका एक्चुअल कंसिडरेशन ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट। इसलिए को एसडीवी, एसडीवी डेट ऑफ एग्रीमेंट। एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, डेट ऑफ रजिस्ट्री। ठीक है, और ये बनेगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और ये है वर्किंग। देखो बच्चों, मान लो एक्चुअल कंसिडरेशन जो आपका है, एक्चुअल कंसिडरेशन वो है बेटा 100 रुपीज का। डेट ऑफ एग्रीमेंट पर एचडीवी था आपका 105, और डेट ऑफ रजिस्ट्री पर एचडीवी था आपका 115। इस पर आपको टोकन मनी रिसीव्ड हुई है कैश में। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना आपको। तो सबसे पहले हम ये चेक कीजिए, क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री का एचडीवी अलग अलग है क्या? हाँ सर अलग अलग है, देखो दो अलग अलग एचडीवी है। तो इस केस के अंदर हमें कौन सा एचडीवी लेना है, इस केस में हमें कौन सा एचडीवी लेना है? तो कह रहे हैं कि सर आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीवी ले सकते हैं, बशर्ते कुछ ना कुछ अदर देन कैश मिलना चाहिए। तो ये तो पूरा किस में मिला आपको? कैश में ही मिला है, तो ये नहीं आ सकता बच्चों। तो एचडीवी कौन सा लोगे आप? ये वाला ही लोगे। ठीक है, अब कंपैरिजन किसका होगा? इस 100 रुपीज का इस 115 से। तो वर्किंग क्या था हमारा, बताओ बेटा वर्किंग क्या था कि साहब 100 मल्टीप्लाई 1110%, कितना हो गया ये 1110 और 115, ये वाला। इन दोनों में कंपैरिजन बताओ ज्यादा कौन सा है बच्चों? ज्यादा आपका हायर कौन सा आ रहा है? हायर आ रहा है आपका 115। तो 115 क्या बन जाएगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ भाई आपको ये बात समझ में आई? सभी ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं मुझे अभी, क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने बताई अभी आपको?
आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये 100, ये 105, ये 115। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ कौन सा देखेंगे हम। यहां पे लिखता हूं टोकन मनी। रिसीव्ड इन चेक। चेक में मिली आपको टोकन मनी, अदर देन कैश होगा ना चेक। तो अब कौन सा चेक करोगे आप, एचडीवी। अब एचडीवी चेक करोगे बच्चों आप ये वाला। अब तो ये वाला आएगा ना एचडीवी आपका। इसको किससे कंपेयर करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे। तो वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में 100 मल्टीप्लाई 1110% इक्वल टू 1110 और 115। इन दोनों में से क्या देखना है आपको, हायर देखना है। बताओ बेटा हायर कौन सा आपका, सॉरी यहाँ पर 105 आएगा। हायर कौन सा आपका 1110, ये वाला हायर हो गया आपका। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 100 क्या बन जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको इस पूरा का पूरा। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए बेटा रिया। क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा इसको। नेक्स्ट का मतलब कि देखो जैसे मान लीजिए एक मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैंने सोल्ड किया। और मेरी सेल वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 100। और इसकी एचडीवी थी बच्चों 140। तो अब जो हमारा सेक्शन 50C है वो क्या बोलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानेगा वो तो एचडीवी ले लेगा 140। तो रूल यही बोलता है। पर सही मायने में 100 में ही बिकी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलता है, झूठ पकड़ता है कि आपने सस्ते में क्यों बेची अभी प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा गवर्नमेंट के साथ। मैंने कहा सर ये सही में 100 में बिकी, आप चेक करवा लो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, चेक करवाती है इसको। चेक कौन करता है बेटा, वैल्यूअर ऑफिसर। एक वैल्यूअर ऑफिसर होता है, वीओ बोलते हैं उसको हम, वो चेक करता है प्रॉपर्टी। मैंने 100 में बेची है, मैंने ऐसे बोला है। गवर्नमेंट कहते हैं 140 में हम लेंगे इसका, और मैंने कहा चेक करवा लो। चेक करवाने के बाद वीओ ने बताया कि सर ये प्रॉपर्टी 120 की है। तो अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मान लेंगे हम, 120 मान लेंगे, क्योंकि ना मेरी ना गवर्नमेंट की 120 मान लेंगे हम। वीओ ने बता दिया 120। अगर मान लो वीओ ने बोला है कि सर प्रॉपर्टी की कीमत तो 80 है, 80 रुपए ही है प्रॉपर्टी कीमत। अब बताओ क्या होगा बच्चों। अब एचडीवी कितना ले लेंगे हम, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे। क्योंकि 100 तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि 100 में बेची है मैंने। मतलब वीओ की वैल्यू अगर मेरी वैल्यू से भी कम हो जाए, तो मेरी वैल्यू तो मैं खुद बता रहा हूँ ना, 100 में बेची है मैंने। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, मैं 100 हो जाएगा। अगर मान लो वीओ अपनी तीसरी वैल्यू देता है 150, अब क्या मानेंगे हम, 140 मानेंगे। क्योंकि एओ कितना बोल रहा है, गवर्नमेंट कितना बता रही है, 140 बोल रही है, मैं 140 ले लूंगा। बताइए बच्चों बात आपको समझ में आई, आपको ये जो मैंने समझाई अभी यहाँ पर। बोलिए ना। तो अब
इस पर एक नोट लिखो बच्चों, नोट, रेफरेंस टू वैल्यूएबल ऑफिसर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा? वैल्यू बाय व्यू is higher than SDV. Point number 2. Value by VO is lower than SDV, but more than actual consideration. Third case, value by VO. VO कौन है? वैल्यूएबल ऑफिसर। is lower than value of SSC। ठीक है, तो वैल्यू बाय वीओ हायर देन एसडीवी, वैल्यू बाय वीओ लोअर देन एसडीवी बट मोर देन एक्चुअल कंसिडरेशन, और वैल्यू बाय वीओ इज लोअर देन वैल्यू ऑफ एसएससी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, बताओ पहले केस में क्या होगा? वैल्यू बाय वीओ हायर देन एसडीवी, तो जो एसडीवी बन जाएगा वो क्या बनेगा? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दूसरे केस में वैल्यू ऑफ वीओ, और थर्ड केस में क्या होगा? एसएससी वैल्यू। तो ये 3 अलग अलग केस आएंगे बच्चों इसमें। इस पे क्वेश्चन भी लिख लो। लिखो क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ एसएससी 15 लाख। एसडीवी ऑफ प्रॉपर्टी 25 लाख। वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर केस 1। केस 1 में उसने बोला है
30 लाख। केस 2 10 लाख और केस 3 20 लाख। कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना है बच्चों। बताओ बेटा, केस 1 में क्या होगा? $25 लाख। बिल्कुल सही बेटा। क्योंकि पहले बताओ मुझे कि वीओ की वैल्यू क्या है? वीओ वैल्यू बच्चों 30 लाख। और एसडीवी कितनी है इसकी? 25 लाख। तो अब इस केस में 25 लाख क्या बन जाएगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप ये बता सकते हो ऊपर वाले में कौन सा लिया आपने? सबसे पहला केस लिया बेटा यहां पर, ये पहला केस लिया यहां पर, केस नंबर 2। बताओ वीओ वैल्यू कितनी है? 10 लाख। एसएससी वैल्यू कितनी है? 15 लाख। अब कौन सा देखेंगे हम? 15 लाख देखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस बार कौन सा लिया आपने? ये वाला केस लिया है। अब केस नंबर 3। ठीक है, बताओ बच्चों वीओ वैल्यू कितनी है? वीओ की वैल्यू 20 लाख। एसडीवी कितना है? 25 लाख। एसडीवी से तो कम है, पर एसएससी वैल्यू कितना है? 15 लाख। पैसे ज्यादा है। इस केस में हम कौन सा देखेंगे? हम 20 लाख की देखेंगे कि जो वीओ की वैल्यू अगर दोनों के बीच में आ जाए तो क्या बन जाती है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस बार ये वाला केस है। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों, जो मैंने आज ये बताया आपको? क्या आपको ये समझ में आ गया पूरा चित्र? प्रॉपर वॉइस नहीं जा रही क्या मेरी? हम्म, प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही क्या आपके पास? ठीक है, तो बेटा एक बहुत भारी भरकम सेक्शन हमने आज कंप्लीट किया। सेक्शन का नंबर था सेक्शन 50C। अपने आप में बहुत भारी भरकम सेक्शन था ये, है ना? कितना भारी भरकम सेक्शन है, कितनी सारी बातें इसमें आई थी, कितनी सारी बातें इसमें हमने देखी थी बच्चों। ठीक है, तो आज हमने यहाँ से शुरुआत की सेक्शन की, सेक्शन 50C की। देखने में तो छोटा सा लगता है, कितनी सारी बातें इसमें रहती हैं
जो आप हमने अभी आज देखी। अब इसके बाद में एक छोटा सेक्शन और है, उसकी बात कर लेते हैं। छोटा सेक्शन है, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। सेक्शन 50 CA इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं इसके बारे में। ये सेक्शन बोलता है FMB of unlisted shares oblique unquoted shares shall be treated as full value of consideration। कि जो भी FMB होंगी अनलिस्टेड शेयर्स की, एग्जांपल लिख लो इसमें। DCC प्राइवेट लिमिटेड, FMB ऑफ शेयर है इसका 1500 पर शेयर, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों एज पर 50 CA ये अनलिस्टेड कंपनी बेटा, लिखते हैं ना अनलिस्टेड कंपनी। एज पर 50 CA फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, क्या बताया मैंने? फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की होती है बेटा, वही माना जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बस इतना ही तो है। तो FMB इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज कितना 1500 पर शेयर। कितना होगा ये 1500 पर शेयर। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने ये? इतना ही है बस। सेक्शन FMB जो होता है बस वही देखना आपको। समय हमारे पास पड़ा है अभी 5-7 मिनट, तो एक सेक्शन और लिख लेते हैं। सेक्शन 50D। सेक्शन के नंबर आपको याद नहीं रखने बच्चों हैं, मैं तो लिखवा रहा हूं आपको कि बुक में आपको मिलते नहीं, आपको नंबर याद नहीं रखने इसके। वेयर सेल कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेन and can't be determined
जहां पर आप सेल कंसिडरेशन को कैलकुलेट नहीं कर पाते या डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में किस तरह से आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाला जाएगा। ये बहुत ही इजी सा एग्जांपल है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नहीं लिख पाऊंगा यहां पर मैं। चलिए, इस सेक्शन 50D को हम कल देखेंगे, आज इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे की कहानी हम कल देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।